प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के प्रथम पाठ पर चर्चा करेंगे। पेपर को निकट देखते हुए हम प्रमुख प्रश्नों पर बात करेंगे जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि इस पाठ में जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सभी पेपर में काम आने वाला है। पहला जो पोर्शन है, मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उस पहली वीडियो में मैंने सामाजिक विज्ञान को एक विस्तार से समझाया था कि कौन सा पाठ कितने नंबर का है। तो उसी संदर्भ में जो पहला पाठ है स्वर्णिम भारत, और इसका नाम है पूरा स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, ये इस पाठ का नाम है। इस पाठ से हमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ये हमें बात याद रखनी है। और यह जो पाठ है, यह संपूर्ण पाठ 5 अंक का है। यहां से हमें एक 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और एक 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो हमें इस पाठ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात यह है, इस प्रकार की हम तैयारी करेंगे। तो स्वर्णिम भारत से क्या तात्पर्य है, पहले तो यही बात करनी है हमें कि भारत को स्वर्णिम भारत क्यों कहा जाता है। देखो, स्वर्णिम भारत का मतलब है कि प्रारंभ में भारत जो था, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी विश्व की अर्थव्यवस्था से बहुत सुदृढ़ अर्थव्यवस्था थी। यदि हम 6वीं शताब्दी के लगभग की बात करें, 6वीं शताब्दी के लगभग भारत की जो जीडीपी थी, लगभग 25% थी। 2 ऐसे देश थे इस समय, भारत और चीन, 2 ऐसे देश थे इस समय जो संपूर्ण विश्व की 50% जीडीपी रखते थे। तो इसलिए भारत, प्राचीन भारत को स्वर्णिम भारत कहा जाता है। यहां पर मसालों का अत्यधिक उत्पादन था, और जो मसाले थे वो यूरोपियन कंट्रियों के लिए, यूरोपियन देशों के लिए मसाले बहुत आवश्यक थे। यूरोपियन कंट्री भारत आती थी और यहां से मसाला ले जाती थी और वहां जाकर इसको बेचती थी, वह लाभ कमाती थी और भारत को भी लाभ देती थी। यदि हम प्रारंभ से बात करें तो प्रारंभ से भारत के जो समुद्री पार क्षेत्र थे, समुद्र से पार जो क्षेत्र थे भारत के, जहां पर भारत अपना उपनिवेश स्थापित कर रही थी, जहां पर भारत अपना व्यापार कर रही थी, उन क्षेत्रों को, मतलब सीधी बात कहना चाह रहा हूं मैं कि जो समुद्र पार क्षेत्र थे, समुद्र पार जो क्षेत्र थे, समुद्र पार जो क्षेत्र थे भारत के, उन समुद्र पार क्षेत्रों को द्वीपांतर कहा जाता था। याद रखिए, इस प्रश्न आएगा सीधा, द्वीपांतर किसे कहते हैं। समुद्र पार जो क्षेत्र हैं भारत के, यानी भारत जहां पर उपनिवेश कर रहा है, भारत यहां पर निवेश कर रहा है, भारत यहां पर व्यापार कर रहा है, वह क्षेत्र द्वीपांतर कहलाता था। यदि हम इसके संदर्भ में बात करें तो भारतीय जो संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति, प्रारंभ से ही गौरवशाली संस्कृति रही है। ये संपूर्ण जानकारी हमें जो प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है बौद्ध ग्रंथों से, ये जानकारी प्राप्त जो बौद्ध ग्रंथों से तथा जैन ग्रंथों से। प्रारंभ में जो इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, यह प्राप्त हो रही है, एक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय, जिसका नाम है अगुत्तर निकाय।
अगुत्तर निकाय। अगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है, यह अगुत्तर निकाय ग्रंथ बताता है कि छठी शताब्दी के बाद भारत में 16 महाजनपद थे। ये जानकारी मिलती है अगुत्तर निकाय से कि भारत में 16 महाजनपद थे। महाजनपद काल में जो शक्तिशाली जनपद था, इस काल में जो शक्तिशाली जनपद था वह जनपद था मगध। मगध जनपद था शक्तिशाली जनपद। मगध जनपद सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। सामरिक दृष्टि का मतलब होता है कि मगध जनपद से जितने भी रास्ता थे भारत के लिए, सभी रास्ते मगध जनपद से जा रहे थे। इसलिए मगध जो जनपद था ये समृद्धशाली था कि जो भी यहां से जाता था, जो भी यहां से निकलता था, तो वो मगध को टैक्स देता था, मगध उससे टैक्स लेता था। सभी रास्ते मगध से जा रहे थे और मगध सबसे टैक्स ले रहा था, इसलिए मगध क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया, मगध वैभवशाली हो गया। मगध की जो अर्थव्यवस्था थी वह अर्थव्यवस्था अत्यधिक सुदृढ़ होने लगी। इस समय विश्व के इतिहास में एक परिवर्तन चल रहा था कि यहां पर जो विश्व विजेता के नाम से प्रसिद्ध थे, विश्व विजेता के नाम से जो प्रसिद्ध थे, सिकंदर महान इस समय भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। तो जो मगध था, मगध पर नंद वंश का शासक था घनानंद। इस समय घनानंद के समय विश्व विजेता सिकंदर भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। इससे पहले बात करें, 16 महाजनपदों के बारे में बात करें कि महाजनपदों की क्या स्थिति थी, महाजनपद में शासन व्यवस्था कैसी रहती थी। तो महाजनपद काल में जो शासन व्यवस्था थी, 2 प्रकार की शासन व्यवस्था थी। महाजनपद काल में ध्यान ये रखिए, मुख्य बातों पर ही, मुख्य प्रश्नों पर ही बात करेंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर बात नहीं करेंगे, मुख्य प्रश्नों पर ही बात करेंगे जो हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न सीधा आएगा, महाजनपद काल में जो शासन व्यवस्था थी, कितने प्रकार की शासन व्यवस्था थी। तो याद ये रखेंगे, महाजनपद काल में शासन व्यवस्था 2 प्रकार की थी। एक तो थी लोकतांत्रिक और एक थी गणतांत्रिक। लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। देखो, लोकतांत्रिक से का मतलब है कि जहां पर राज्य की संपूर्ण शक्तियां जनता में निहित हो, वह लोकतंत्र कहलाता है। जहां पर राज्य की संपूर्ण शक्तियां किसी व्यक्ति विशेष में यानी राजा में निहित हो, तो वह कहलाता है गणतंत्रात्मक। तो महाजनपद काल में जो जनपद थे वो 2 प्रकार के जनपद थे, एक लोकतांत्रिक जनपद थे और एक गणतंत्रात्मक जनपद थे। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस समय जो प्रमुख महाजनपद काल थे वो 4 महाजनपद थे। इस समय 4 महाजनपद थे। पहला जो जनपद है वह है जांगल प्रदेश। याद ये रखिए, जो विदेशी यानी पंजाब आदि क्षेत्रों से जो जनजातियां आई थी राजस्थान में और यहाँ आकर बस गई थी, बसने के बाद वो उनकी जो आगे जो उनका विकास हुआ, वो विकास ही महाजनपद काल के अंतर्गत जांगल प्रदेश कहलाया। जांगल प्रदेश जो था वो वर्तमान का जो जयपुर, वर्तमान का बीकानेर
और जोधपुर। जोधपुर याद इस बात को रखिए कि वर्तमान का जो वर्तमान राजस्थान का जोधपुर और बीकानेर का क्षेत्र जंगल प्रदेश कहलाता है। वीडियो बीच बात है, क्लास में कोई दिक्कत ना है, डिस्टर्ब जगह है तो ये बीच बात और कहा मत करो, फिर बीच में काट लेंगे या तुम कर दूं क्या फिर वीडियो कई बार ठीक है, कई बार लग जाएगा कोई एडिटिंग हुआ, मतलब कोई यूट्यूबर या फिर वैसे हो ना, आप समझ जाओ। राजस्थान के प्रमुख जो महाजनपद हैं, उन महाजनपदों में पहला आता है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश की वर्तमान की बात करें, वर्तमान की लोकेशन देखें तो वर्तमान में राजस्थान का बीकानेर जिला तथा जोधपुर जिला ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र प्राचीन काल में जांगल प्रदेश कहलाता था। जांगल प्रदेश के जो अन्य दो नाम मिलते हैं, याद ये भी रखेंगे, एक तो मिलता है माद्रे जांगल और एक इसका अन्य नाम है कुरु जांगल। तो याद दो बात हमें याद रखनी है, दो बात यहाँ याद रखनी है कि जांगल प्रदेश किसे कहते हैं। वर्तमान के राजस्थान के जो बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र है वह जांगल प्रदेश कहलाता है, तथा अन्य जो नाम है इसके माद्री जांगल और कुरु जांगल। हमें एक बात ये भी याद रखनी है कि यहाँ जो जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी, वह राजधानी थी अहिछत्रपुर। ये क्या है? जांगल प्रदेश की राजधानी है अहिछत्रपुर। अगली बात यदि हम करें दूसरे महाजनपद की बात करें तो दूसरा महाजनपद आता है मत्स्य महाजनपद। जो मत्स्य महाजनपद है, मत्स्य महाजनपद में जो वर्तमान का भरतपुर, धौलपुर और मथुरा ये क्षेत्र आता है। भरतपुर, धौलपुर और मथुरा का क्षेत्र आता है। मत्स्य महाजनपद की बात करें तो मत्स्य जो महाजनपद था, इसका विस्तार चंबल नदी क्षेत्र है। चंबल नदी क्षेत्र से सरस्वती नदी क्षेत्र के मध्य था। मत्स्य महाजनपद का जो वर्तमान भरतपुर, धौलपुर और मथुरा के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और इसका जो विस्तार था वो चंबल नदी और सरस्वती नदी के मध्य का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था मत्स्य जनपद। अब मत्स्य जनपद की राजधानी के बारे में बात करें तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी, वह राजधानी थी विराटनगर, जिसको बैराठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बैराठी कहा जाता था। ये प्रमुख जानकारियां हमें याद रखनी है। इसके बाद मत्स्य जनपद महाजनपद की जानकारी बिंदुसार से पहले प्राप्त नहीं होती। बिंदुसार जो शासक हुए हैं, मौर्य वंश के शासक हुए हैं बिंदुसार से पहले मत्स्य क्षेत्र की जानकारी प्राप्त नहीं होती। आगे यदि हम बात करें, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर चेदी नामक जो शासक था, उस शासक ने शासन किया। मौर्य शासक था इस चेदी मौर्य शासक ने शासन किया। बाद में यह क्षेत्र मगध का क्षेत्र बन गया था। बाद में क्षेत्र किसका क्षेत्र बन गया था? मगध का क्षेत्र बन गया था। ऐसी हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखें तो एक है, तीसरी है सूरसेन जनपद।
सूरसेन जनपद वर्तमान का जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र को सूरसेन जनपद कहा जाता था। यहाँ पर यहाँ की जो राजधानी थी वो राजधानी थी मथुरा। यूनानी जो लेखक थे सूरसेनोई कहते थे, मथुरा को मैथुरा कहते थे। ये बात हमें याद रखनी है। सूरसेन वर्तमान का ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र वर्तमान का ब्रज क्षेत्र सूरसेन कहलाता है। सूरसेन की जो राजधानी थी मथुरा थी। सूरसेन को जो यूनानी लेखक थे सूरसेनोई के नाम से जानते थे, मथुरा को वो मैथुरा कहते थे। सूरसेन के बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ पर यादवों का शासन था, यानी यदुवंशी थे। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर यादवों का शासन था। यादवों का क्या था? शासन था। सूरसेन के बारे में यह भी बताया जाता है कि वासुदेव के पुत्र वासुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण का संबंध सूरसेन जनपद से है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो हमें याद रखनी है सूरसेन जनपद से संबंधित। इसके अंतर्गत भरतपुर का कुछ क्षेत्र भी आता है और अलवर जिले का भी कुछ क्षेत्र आता है। ये भी हमें थोड़ी सी याद रखनी है। अगली जो एक चौथा जो महाजन पद है वो महाजन पद है सिबी के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती। ये बात याद रखनी है कि जो सिबी की राजधानी थी वो सिद्धपुर थी। सिबी की राजधानी सिद्धपुर थी और यह क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान का जो रावलपिंडी क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो रावलपिंडी क्षेत्र है वह पाकिस्तान का रावलपिंडी क्षेत्र इस सिबी जनपद के अंतर्गत आता था। यहाँ पर प्राचीन काल में ऐसा बताया जाता है कि जो महाभारत काल में जो अर्जुन था, अर्जुन ने जो अपने शस्त्र इसी क्षेत्र में छुपाए, ऐसा बताया जाता है। वर्तमान में ये पाकिस्तान का जो रावलपिंडी या शोरकोट जो क्षेत्र है, शोरकोट क्षेत्र सिबी जनपद के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही काफी है। यहाँ से आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे हम मौर्य काल।